तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 21A जो बात करता है राइट टू एजुकेशन की। तो आर्टिकल 21A कहता है कि स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। स्टेट जो है वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा सभी बच्चों को जिनकी उम्र जो है 6 साल से लेके 14 के बीच में है। और देखिए इसको ऐड किया गया था, पहले 21A से ही समझ में रहा हो ए कहाँ से आ गया इसमें, तो इसको ऐड किया गया था 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा। और जब ये अमेंडमेंट हुआ, मीन्स जब 86 अमेंडमेंट हुआ, तो उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी अमेंड किया गया है। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो था 51A में के को जोड़ा गया। तो के क्या कहता है कि हु इज़ अ पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रन और एज द केस में बी वॉट बिटवीन द एज ऑफ 6 एंड 14 ईयर्स। मीन्स ये जो आर्टिकल 51A है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये बताता है कि जो पेरेंट्स होंगे, जो गार्जियन होंगे बच्चों के, वो उनका ये कर्तव्य होगा कि वो 6 से 14 साल के बीच के जो बच्चे हैं वो उनको ये कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएँ, ठीक? तो उसके बाद साथ ही साथ जो है डीपीएसपी का जो आर्टिकल 45 था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल 45 भी अमेंड किया गया ड्यूरिंग 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। ये कहता है कि स्टेट शैल एंडेव्योर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर। स्टेट जो होगा वो अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करेगा ऐसे बच्चे जिनकी उम्र जो है वो 6 साल के भीतर है। अब देखिए अमेंडमेंट के पहले ये बात करता था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ऐसे बच्चों को जो कि 14 साल कंप्लीट कर चुके हैं। मीन्स जब तक वो 14 साल कंप्लीट नहीं करते हैं तब तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन उनको दिया जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि राइट टू एजुकेशन का जो पहला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था वो आया 1990 में। तो राममूर्ति कमेटी की रिपोर्ट, मीन्स राममूर्ति कमेटी बनाई गई थी उसके लिए, तो उसने रिपोर्ट अपनी दी 1990 में। तो यही माना जाता है कि ये हमारा पहला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ऑन राइट टू एजुकेशन। अब देखते हैं 1993 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आता है उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का। उसमें जो है राइट टू एजुकेशन को आर्टिकल 21 में ये बताया था कि राइट टू एजुकेशन भी आर्टिकल 21 में आएगा, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी में। अब देखते हैं कुछ फीचर्स राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के। तो जो आरटीई एक्ट है ये प्रोवाइड करता है 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद देखिए सेक्शन इसका 12(1)(c) बात करता है कि जो ऐसे स्कूल्स हैं, मीन्स जो नॉन माइनॉरिटी प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स हैं, वो कम से कम 25% जो सीट है वो रिजर्व करेंगे एंट्री लेवल ग्रेड्स में फॉर चिल्ड्रन जो कि मीन्स इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हों या डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आते हों, जो ईडब्ल्यूएस हो या जिनका जो बैकग्राउंड है वो मीन्स कमज़ोर हो थोड़ा। तो सेक्शन 12(1)(c) बात करता है कि जो नॉन माइनॉरिटी प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स हैं उसमें 25% सीट जो होगी वो ईडब्ल्यूएस और जो लोअर बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए रिजर्व होगी। इट ऑल्सो मेक प्रोविज़न फॉर ए नॉन एडमिटेड चिल्ड्रन टू बी एडमिट टू एन एज अप्रोप्रिएट क्लास। और ये इस चीज़ का भी प्रोविज़न बनाता है कि ऐसे बच्चे मीन्स जो अभी तक स्कूल अभी कभी पढ़ने नहीं गए हैं तो उनको भी एडमिशन दिया जाएगा उनके एज के आधार पे। It also states about sharing of a financial and other responsibilities between सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। और ये भी आरटीई एक्ट ये भी कहता है कि सेंटर और जो स्टेट होगी वो मीन्स इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपस में शेयर करेगी, क्योंकि एजुकेशन जो इशू है वो आता है किसमें, कंकरेंट लिस्ट में। 3 लिस्ट होती है, तो स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो एजुकेशन आता है हमारे कंकरेंट लिस्ट में। उसके अलावा ये टीचर्स की रेशियो की भी बात करता है कि मीन्स कितने बच्चे हैं तो कितने टीचर्स चाहिए। मीन्स अगर 40 बच्चों की क्लास है तो उसके लिए कम से कम 1 टीचर चाहिए। तो ये टीचर और स्टूडेंट रेशियो की भी बात करता है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है कि इस स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए, आरटीई एक्ट इसकी बात करता है। उसके अलावा कि स्कूल के वर्किंग डे की बात करता है और टीचर्स के वर्किंग आवर्स कितने घंटे वो काम करेंगे इसकी भी बात करता है आरटीई एक्ट। ये प्रोवाइड करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर्स फॉर नॉन एजुकेशनल वर्क अदर देन सेंस। जैसे कि ये जो टीचर्स मीन्स जो गवर्नमेंट टीचर हैं वो ऐसा नहीं कि अपनी कोचिंग खोल के कहीं पढ़ा सकते हैं। तो उसके अलावा जो है वो क्या करते हैं कि जैसे जब चुनाव वगैरह का टाइम आता है तो उनकी ड्यूटी वगैरह लगाई जाती है, वो काम कर सकते हैं। और उसके अलावा भी गवर्नमेंट के द्वारा जो काम दिया जाता है वो कर सकते हैं, लेकिन वो अपना कोई प्राइवेट एडेड या कोई कोचिंग सेंटर वगैरह नहीं खोल सकते जो गवर्नमेंट टीचर हैं वो। तो ये बात करता है आरटीई एक्ट।
और क्या प्रोहिबिट करता है, तो ये जैसे बच्चों को मार नहीं सकते, हैरेसमेंट, मेंटल हैरेसमेंट हो गया, फिजिकल हैरेसमेंट, तो उस चीज़ को ये प्रोहिबिट करता है। उसके अलावा जो स्क्रीनिंग प्रोसीजर है फॉर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन, मीन्स कि बच्चों के लिए ऐसा नहीं कि एडमिशन के लिए टेस्ट लेंगे, अगर वो पास करेगा तभी उसको एडमिशन देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसके अलावा कोई फ़ीस भी चार्ज नहीं की जाती है, और जो टीचर्स होंगे वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं ले सकते। उसके अलावा रनिंग ऑफ स्कूल विदाउट रिकॉग्निशन, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी स्कूल खोल लिए और बिना उसको रजिस्टर करवाए उसको चला रहे हैं, तो वो भी गलत है आरटीई एक्ट के अंदर। अब देखते हैं रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस इन हायर एजुकेशन। ईडब्ल्यूएस के लिए क्या रिजर्वेशन है हायर एजुकेशन में। तो ईडब्ल्यूएस को पहले तो रिजर्वेशन मिला नहीं था, ये रिजर्वेशन मिला 103rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया गया। तो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस एन इकोनॉमिक रिजर्वेशन जो कि 10% है इन जॉब्स एंड एडमिशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स फॉर ईडब्ल्यूएस बाय अमेंडिंग आर्टिकल 15 एंड 16। तो देखिए आर्टिकल 15 और 15 क्लॉज 6 और 16 क्लॉज 6 को क्या किया गया कि मीन्स आर्टिकल 15 16 को अमेंड किया गया, दोनों में क्लॉज 6 को ऐड किया गया। तो उसी की वजह से जो है ईडब्ल्यूएस को 10% जो रिजर्वेशन मिला है जॉब्स और एडमिशन्स में, तो ये इसी की वजह से मिला है। इट वॉज इनेक्टेड टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पुअर, इनेक्ट किया गया था ताकि जो पुअर लोग हैं उनकी वेलफेयर को प्रमोट किया जा सके। और जो ये 50% रिजर्वेशन के अंडर में जो नहीं आते हैं, मीन्स जो SC ST या SEBC में नहीं आते हैं, तो उनको एक तरह से रिजर्वेशन यहाँ दिया जा सके ताकि वो भी आगे बढ़ सकें। इट इनेबल बोथ सेंटर एंड स्टेट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू द ईडब्ल्यूएफ सोसाइटी। तो ये जो अमेंडमेंट हुआ, ये प्रोवाइड ये करता है कि सेंटर भी चाहे तो रिजर्वेशन दे सकती है और स्टेट भी रिजर्वेशन चाहे तो दे सकती है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।